हेलो एवरीवन। जैसा कि ये मानव जनन का पार्ट नंबर 3 होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये वीडियो नंबर 3 होगी जहाँ पे हम मानव जनन के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने आपको मानव जनन में जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया तक बढ़ा दिया था। जिन दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस दोनों वीडियो नहीं देखी है, 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वो जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जाकर दोनों पार्ट देख सकते हैं, या मैं उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए आइए इसका थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो मानव जन्म का थर्ड पार्ट आज जो हमारा टॉपिक होगा वो शुरू होगा शुक्राणु से, स्पर्म से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में पूछा गया है, स्पर्म। और दूसरी बात आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अब हम जो है मानव जनन के थर्ड पार्ट पर आने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट मान के चलिए 75% हिस्सा यहाँ से हम घेरेंगे और फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट हम 100% करके मानव जनन पूरा खत्म कर देंगे। तो पूरा मानव जनन जो है चैनल पर अपलोडेड रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्ट है, इसको भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? मानव में शुक्राणु लगभग 60 म्यूयम होता है, यानी 60 माइक्रोमीटर होता है। एक बात और है, शुक्राणु केवल पुरुष में होता है, स्त्री में नहीं, अर्थात नर में होता है, मादा में नहीं होता। ठीक है ना? 60 म्यूयम लंबा होता है। इसके यह 3 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। शुक्राणु जो है 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 है सिर, जिसको हम हेड कहते हैं, सिर। इस भाग में मुख्यतया केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर में क्या होते हैं उपस्थित? केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है। सिर का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है, जो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम कहलाता है, जो गाल्जी काय के द्वारा क्या होता है? बना होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम साबित होते हैं। सिर में जो है अंडे के आवरण को घोलने वाले क्या होते हैं? एंजाइम साबित होते हैं। इस प्रकार यह निषेचन की क्रिया में सहायक होता है। जब यह अंडाणु से चिपकता है, धीरे धीरे अंडाणु को क्या करता है? घोलना शुरू कर देता है। ठीक है ना? इसी सिर से ही जो है क्या होता है? शुक्राणु अंडाशय से चिपकता है। जैसे ये अंडाणु है मान लीजिए, तो इसे चिपकने के लिए शुक्राणु कुछ ऐसे आकार में होता है, और ऐसे आकार में जब होता है ऐसे करके, तो जाके यहाँ पे क्या होता है? चिपक जाता है ना। तो ये एक्रोसोम, इस सिर जो एक्रोसोम से बना होता है, जो अंडे की ये परत जो है, बाहरी परत, इसको क्या करता है? घोलने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीवा एवं मध्य भाग। ग्रीवा मतलब गर्दन, पहले सिर हो गया, ये सिर वाला हिस्सा हो गया। अब ये ग्रीवा की बात करने जा रहे हैं। तो इस भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते, सेंट्रोसोम, एक जोड़ी सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। इस भाग में शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। एक अंत तक के लिए क्या होता है? एक अक्षीय तंतु उपस्थित है। इस अक्षीय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकांड्रिया शुक्राणु को गति करने में क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। यानी इस अक्षीय तंतु में चारों जो उपस्थित माइटोकांड्रिया होती है ना, माइटोकांड्रिया की सहायता से शुक्राणु में क्या होती है? गति उत्पन्न होती है। माइटोकांड्रिया की सहायता से ही शुक्राणु में गति उत्पन्न होती है। फिर तीसरा जो प्रमुख भाग है, इसे पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ। तो पूंछ में क्या होता है कि ग्रीवा वह मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में भी उपस्थित होता है। ग्रीवा व मध्य भाग का जो अक्षीय तंतु होता है, जो सीधे अक्षीय तंतु पट्ट तंतु था, जहाँ पर जिसके अंदर माइटोकांड्रिया थे, जिसकी वजह से शुक्राणु जो गति कर रहा था, उसकी बातें कर रहे हैं कि ग्रीवा व मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है। इसके कुछ भाग पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का क्या? आवरण होता है। और मुख्य खंड, जिसे मुख्य खंड कहते हैं, तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है, और उसे अंतःखंड कहा जाता है। शेष भाग जिस पर क्या? कोशिका द्रव्य का कोई आवरण नहीं होता ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतःखंड कहा जाता है।
देखिए अब यहाँ शुक्राणु का चित्र आपको सेम टू सेम ऐसा ही बना के आना है। मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए ऐसा चित्र आपको बना के आना है, ठीक है। यहाँ एक्रोसोम लिखा दीजिएगा, यहाँ पे शीर्ष, यहाँ पे गुणसूत्र, यहाँ पे कोशिका द्रव्य, यहाँ पे मध्य भाग, यहाँ पे माइटोकांड्रिया, यहाँ पे अक्षीय तंतु, यहाँ पे पुच्छ। ये पूरा का पूरा जो है शुक्राणु का चित्र है। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शुक्राणु की संरचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अंडजनन, अब तक हम शुक्रजनन पढ़ चुके थे, अब अंडजनन यानी अंडजनन का मतलब होता है अंडे का निर्माण, अंडाणु का निर्माण ही अंडजनन कहलाता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं हाँ अंडजनन, ठीक है। द्विगुणित अंड मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन जब करता है ना तो अंड कोशिका का निर्माण होता है और निर्माण अंडजनन कहलाता है। जब द्विगुणित अंड मातृ कोशिका से अर्धसूत्री, एक अंडा जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा, दो अलग अलग भागों में बटेगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंड कोशिका का निर्माण करता है। ये भी अंड कोशिका है, ये भी अंड कोशिका निर्माण करता है, तो अंडजनन कहलाता है। जब एक अंडा मतलब एक मातृ कोशिका अंड से जब दो छोटे छोटे अंडाणुओं का निर्माण होता है ना, तब इसे ही क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं, ठीक है। अंड कोशिका निर्माण ही अंडजनन कहलाता है। यह प्रक्रिया भी 3 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। जैसे शुक्रजनन 3 चरणों में पूर्ण हुआ था, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार से अंडजनन भी क्या होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। पहले जो प्रावस्था होती है इसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणन प्रावस्था। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशयी पुटिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें अंडाणुजन कहते हैं। यानी अंडाशय के निर्माण के समय ही, जब अंडाशय बनता है, प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशयी पुटिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें अंडाणुजनन कहते हैं। ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है ना। जब जो है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो ना अंडाशयी पुटिकाओं का निर्माण होता है ना, तो इसे ही अंडाणु जनन कहते हैं। और यह कैसे द्विगुणित होती है। वृद्धि प्रावस्था करा कि अंडाणुजन के समूह में से एक कोशिका वृद्धि करके उसके बाद जो है वृद्धि प्रावस्था है। अब वृद्धि प्रावस्था में है अंडाणुजन के समूह में से एक कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक अंडक बनाती है। अंडाणुजन के समूह में जो एक कोशिका होते वृद्धि करके क्या बनाती है, वो बनाती है प्राथमिक अंडक बनाती है, जो कणिकामय कोशिकाओं से घिर जाती है ना। प्राथमिक जो अंडक होती है वो कणिकामय कोशिकाओं से क्या होती है, घिर जाती है। उसके बाद आता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था क्या नंबर 3 है। पहला कौन सा था, पहला था गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। ऐसे ही आपको परीक्षा में लिख के आना है। जनन, मानव जनन और जनन एवं स्वास्थ्य से जो है लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए और तैयार करिए, ठीक है। परिपक्वन प्रावस्था, जिसको मैच्योर्ड स्टेज कहते हैं। द्वितीय ग्राफियन पुटिका में उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता ना। कह रहा कि द्वितीय ग्राफियन पुटिका में उपस्थित प्राथमिक oocyte में जो है क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके 2 असमान आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। जिससे 2 असमान और आगुणित यानी बिना विभाजित हुई कोशिकाएं बनती है। एक बड़ी आगुणित द्वितीयक oocyte होती है, एक छोटी पोलर काय होती है। अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु में जब दूसरा द्वितीय जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पोलर काय बनती है ना। एक बड़ी कोशिका जो थी उसे आगुणित कोशिका कह रहे थे, और छोटी कोशिका क्या थी, पोलर काय बनती है। अंडाणु को ही डिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंब कहते हैं अंडाणु को ही। ध्रुव कोशिकाएं जो होती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं जनन में भाग नहीं लेती हैं और शीघ्र ही क्या होती है, नष्ट हो जाती। ध्रुवीय कोशिकाएं जो है जनन में भाग नहीं लेते और शीघ्र ही नष्ट हो जाती। अब यहाँ पे देखिए जैसे वहाँ शुक्र जनन का स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे अन्य जनन का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है।
इसको भी आप देख लीजिए। शुक्रजनन के तरह ही अंडजनन का स्ट्रक्चर है। एक अगुणित कोशिका 2 भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाती है। और उसके बाद 2 से फिर ये 2 और भागों में बढ़ती है, और जिस तरह से 4 कोशिकाएं बनती है। और 4 कोशिकाएं फिर ये मेल होती है, एक फीमेल होती है, वृद्धि प्रावस्था आ जाती है, प्रथम पोलर काय बना लेती है। प्रथम पोलर काय के बाद जो है ये जब द्वितीय प्रावस्था में होता है तो ये परिपक्वन प्रावस्था होती है, और ये द्वितीय ये नष्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहीं आगे बढ़कर जो है क्या होता है, अंडाणु के अंडजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक जो है विकसित कोशिका को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंड किसे कहते हैं? अंड क्या होता है? मानव का अंड गोल अकवचीय, अंडे के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, ठीक है ना। गोल होता है और कैसा होता है? अकवचीय होता है। मानव का अंड गोल अकवचीय, इसके ऊपर कोई कवच नहीं होता, अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक है। इसके कोशिका द्रव्य में उपलाज्म कहते हैं। जो इसका कोशिका द्रव्य होता है ना अंड का, उसे क्या कहते हैं? उपलाज्म कहते हैं। अंड 2 आवरणों एवं एक अकोशिकीय जोना पेल्यूसिडा एवं एक बहुकोशिकीय कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। जो अंड होता है ना, करा कि 2 आवरणों, एक अकोशिकीय जोना पेल्यूसिडा और दूसरा जो है बहुकोशिकीय कोरोना रेडिएटा से क्या होता है? घिरा होता है, ठीक है। यहाँ से अंडाणु अंडजनन की प्रक्रिया, शुक्राणु अंडाणु सब खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं गुणसूत्र पर। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र का निर्माण जो है लगभग डीएनए से ही होता है, लेकिन गुणसूत्र जो है हर एक प्राणी में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं ना। हर एक जंतु में क्या होते हैं? जीव जंतु में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्र हमेशा जो पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और गुणसूत्र की खोज सन 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने करी थी ना। करा कि इंटरफेज केंद्रक का क्रोमैटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचनाएं बनाती हैं। जो इंटरफेज केंद्रक का क्रोमैटिन जालक होता है ना, वो कोशिका विभाजन के समय एकत्रित होकर के धागे या छड़ों का निर्माण बना लेता है, या उनके जैसी संरचना बना लेता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की थी। 1888 ईस्वी में ना वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया था, या उसका विस्तृत अध्ययन किया था। इस तरह से करिएगा, 1888 में वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया था या इसका विस्तृत अध्ययन किया था। अब कहते हैं गुणसूत्रों के कार्य क्या क्या होते हैं। गुणसूत्रों के कार्य, नंबर 1, गुणसूत्र अनुवांशिक वाहक है, अनुवांशिक पदार्थ है। ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं और ये विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं। इनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या रहते हैं? संदेश निहित रहते हैं। गुणसूत्रों के जब प्रतिलिपिकरण मतलब गुणसूत्र जब रिप्लिकेशन करते हैं, अपने जैसे गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, तो संतत गुणसूत्र बनते हैं, छोटे अन्य गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है ना। आपस में जब उलझते हैं तो छोटे छोटे गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे पिता है तो उससे पुत्र की कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे, या एक कोशिका मरती है जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं, तो संतति को जो गुणसूत्र होते हैं जब वो प्रतिलिपिकरण करते हैं तब जो है नई कोशिकाओं में भी क्या होते हैं? गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। उसके बाद है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिंग निर्धारण। बार बार पूछता है इससे क्वेश्चन। लिंग निर्धारण क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निश्चेतित अंडे या उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर है या मादा। यानी संतति नर होगी या मादा, इसी को पता करना ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सबसे पहले मनुष्य का हमें पढ़ना और किसी का नहीं पढ़ना है। मैक्लांग के अनुसार लिंग भी एक आनुवांशिक लक्षण है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो आप जानते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र यानी 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और ये नर मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़ी जो है, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर है चाहे मादा है, सब में समान होते हैं। 23वां जोड़ा जाके बदल जाता है। अगर 23वां जोड़ा यक्ष यक्ष हो जाता है तो आने वाली जन्म लेने वाली संतान जो है पुत्री होगी, और 30वां यदि यक्ष वाई हो जाता है तो आने वाली या जन्म लेने वाली संतान क्या होंगे? पुत्र होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पुरुष
तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा भिन्न होता है, जो कि जिसको 23वां जोड़ा मैंने अभी बताना। पहले पुरुष के लिए क्या होता, 22 जोड़े या 44 प्लस एक्स वाई, तो ये 46 गुणस 44 हो गए ना, प्लस एक्स वाई 22 जोड़े लिखा है, 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र, 44 प्लस एक्स वाई 45 46, यानी ये पुरुष हो जाएगा। स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 प्लस एक्स एक्स 44 45 46 हो जाएगा। तो मतलब ये भी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं और ये भी 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। 46 गुणसूत्र जो होते हैं पुरुषों में भी होते हैं, 46 गुणसूत्र जो है स्त्रियों में भी होते हैं, लेकिन स्त्रियों में अंतिम जो डिटर्मिनेशन गुणसूत्र होता है, जिसे हम कहते हैं निर्धारक गुणसूत्र, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसोम्स या लैंगिक गुणसूत्र जिसे कहते हैं, स्त्रियों में वह एक्स एक्स होता है और पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे देखिए नर मादा का आपस में जो है, आपस में इनका संकरण हुआ है, निषेचन हुआ है, तो एक्स एक्स वाई का हुआ है, तो यहाँ एक्स एक्स मतलब मादा बनी है और यहाँ एक्स वाई मतलब क्या बना है, नर। नर को एक्स वाई से दर्शाते हैं, मादा को एक्स एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े। मानव में लिंग निर्धारण। चलिए, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। अगर एक्स एक्स प्राप्त किए हैं तो स्त्री होगी, अगर एक्स वाई प्राप्त किए हैं तो फिर पुरुष। जिस बच्चे में अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है, तो जिसमें पिता से वाई वंशानुगत प्राप्त हुआ तो वह लड़का होगा। अगर माता के पास तो केवल एक्स एक्स होता है, पिता के पास एक्स वाई होता है। अगर पिता ने अपना एक्स दे दिया, माता ने अपना एक्स दे दिया, तो आने वाली संतति क्या होगी, पुत्री होगी। लेकिन वहीं पर यदि पिता ने वाई दे दिया और माता से एक्स मिल गया, तो आने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से निर्धारण होता है किस प्रकार से पुत्र होगा, किस प्रकार से पुत्री। चलिए यहीं से हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। आगे आपका मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड्स होता है। तो प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये तीसरा जो है भाग था मानव जनन का। इसके बाद जो चौथे पार्ट में हम पूरा का पूरा लेसन हम ख़त्म कर देंगे और हम आ जाएंगे मानव जनन एवं स्वास्थ्य पर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो लीगल 24 अड्डा इस चैनल को भी जो है आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ये भी अपना प्यारा सा चैनल है जिसमें आपको सभी प्रकार की लीगल जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। लीगल 24 अड्डा, इस चैनल की तरह उस चैनल को भी प्यार दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में। मानव जनन चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए जो है स्टडी शेड्यूल क्लासेस पर आ जाइए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ यानी लास्ट पार्ट के साथ, चौथे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।